नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सक्सेसफुल हब ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैं 12वीं क्लास 12th क्लास इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहली जो यूनिट है वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का एक वीडियो मैंने सबसे पहले बनाया, वो था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एंड दूसरी वीडियो मैंने जो बनाया वो था डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, और ये उसी का पार्ट 3 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार आता रहता है। अगर आप लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे तो ये बात आपको अपने आप पता लग जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। आपकी बात पता है कि आप और मैं सभी के सभी लॉकडाउन के अंदर हैं, तो घर के अंदर बैठ के प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि एग्जाम अपने टाइम से ही होंगे एंड लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपके ऊपर स्टडी का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। अगर आप टाइम का अभी से इस्तेमाल करेंगे एंड अगर आप समय का अभी सदुपयोग करेंगे तो आपके ऊपर इतना बर्डन आने वाला नहीं है। मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु क्या होती है, यानी कि डिफाइन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। टॉपिक में डिफरेंस पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मध्यवर्ती वस्तु कौन सी होती है एंड साथ ही साथ अंतिम वस्तु कौन सी होती है। स्टार्ट करते हैं मध्यवर्ती वस्तु से। बच्चे देखो, मध्यवर्ती वस्तु वो वस्तु होती है जो या तो पुनः बिक्री, यानी कि उसको या तो हम आगे बेच देंगे, या तो पुनः उत्पादन, यानी उस चीज को किसी और चीज में बदलकर हम आगे बेच देंगे, उसे हम बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु। एंड अंतिम वस्तु कौन सी होती है, फाइनल गुड्स कौन सी होती है। अंतिम वस्तु वो होती है जो हमारे ही पास रहती है, जिसको या तो हम उपभोग करते हैं मतलब कंज्यूम करते हैं, या तो हम किसको निवेश की तरह यानी कि पैसा कमाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले मध्यवर्ती वस्तु, फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं एक सेलर हूं, मैं आगे से ये मार्कर लेकर आया आगे बेचने के लिए। तो मैं क्यों लेकर आया? सर जी रिसेल करने के लिए। तो जब कोई भी चीज रिसेल करने के लिए लाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, वेरी गुड। अगर मान लो मैं आगे से लकड़ी लेकर आया, लकड़ी से मैंने मेज बनाई और मेज आगे बेच दी, तो यहां पर मैंने गुड्स का इस्तेमाल कैसे किया? मैंने किया पुनः उत्पादन के लिए। तो कौन सी वस्तु हुई? ये वस्तु हुई मध्यवर्ती वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु वो वस्तु होती है जिसको हम या तो आगे बेचने के लिए लेकर आते हैं, या तो उस चीज को किसी और चीज में हम बदलते हैं और उसको हम क्या है आगे बेच देते हैं। अगर कोई मिठाई वाला दूध लेकर आता है, उससे मिठाई बनाता है, उसे आगे बेचता है, तो दूध कौन सी वस्तु हुई? वेरी गुड, दूध हुई मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि दूध से मिठाई बनाई और उसको क्या है आगे बेच दिया गया। तो आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आई कि मध्यवर्ती वस्तु वो वस्तु होती है जिसका उद्देश्य या तो पुनः बिक्री होता है, या तो उसका उद्देश्य पुनः उत्पादन होता है। एंड अब समझते हैं हम कि वेरी गुड कि अंतिम वस्तु कौन सी होती है। अंतिम वस्तु वो वस्तु होती है इसे उत्पादक इस्तेमाल करता है निवेश के लिए। जैसे मैं कार लेकर आया एंड कार को मैंने ओला उबेर के अंदर लगा दिया, तो ये कौन सी वस्तु हुई? ये हुई निवेश। और ये कौन सी वस्तु हुई? ये हुई अंतिम वस्तु। दूसरा एग्जांपल, अगर ये फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर मैं 1 लीटर दूध लेकर आया अपने घर के लिए अपने इस्तेमाल के लिए, तो ये कौन सी वस्तु हुई? ये हुई अंतिम वस्तु, क्योंकि इसको मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं? उपभोग के लिए। तो दो चीजें इसका डिफरेंस बनाएंगी। मध्यवर्ती वस्तुओं का इस्तेमाल हमेशा किया जाएगा या तो आगे बेचने के लिए यानी कि पुनः बिक्री, या तो उसको किसी और चीज में हम बदल देंगे देन जिसको हम बोलेंगे पुनः उत्पादन। एंड अंतिम वस्तु कौन सी होगी? जिसे कोई उपभोक्ता या तो अपने लिए उपभोग करेगा या तो कोई उत्पादक निवेश करेगा, तो वस्तु मानी जाएगी अंतिम वस्तु। हम इस टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक एज्यूम कर रहे हैं। यहां पर मैंने आपको बनाया केस स्टडी, इस चीज को गौर से समझिएगा। एक फार्मर है, एक किसान है। किसान का काम करता है, कपास के बीज लेकर आता है 50 रुपए के। यहां से आप देखेंगे एक किसान है, किसान 50 रुपए के क्या लेकर आता है? कपास के बीज लेकर आता है। वेरी गुड, आपको ये बात पता होनी चाहिए किसी इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। वेरी गुड। अब यहां पर समझिएगा, एक किसान है वो 50 रुपए का क्या लेकर आया? कपास के बीज लेकर आया। बीज लेकर आया 50 रुपए के, उसने उस बीज को बोया और उससे कपास बनाई। यानी वो 50 रुपए के बीज लेकर आया, 50 रुपए उसमें अपनी मेहनत के ऐड करे और आगे कपास कितने रुपए का बेचा उसने? 100 रुपए का। फिर से एग्जांपल पे चलते हैं। एक किसान 50 रुपए के बीज लेकर आया, उसे बोया, साथ साथ में कपास बनाकर आगे को 100 रुपए का बेच दिया। 50 को ऐड किए जी अपनी मेहनत के। अब आगे जिसने वो कपास लिया
उसने उस कपास को कन्वर्ट किसमें किया, कपड़े में। तो कन्वर्ट करने के उसने कितने रुपए लिए, 50 रुपए, यानी कि 100 रुपए का उसने कपास की लिया और 100 रुपए में 50 अपनी मेहनत के ऐड करके आगे वाले व्यक्ति को कपड़ा कितने रुपए का बेचा, 150 रुपए का। अब जिसको कपड़ा मिला वो क्या करेगा, वो उसकी शर्ट बनाएगा। तो जिसको कपड़ा मिला 150 रुपए का, उसने क्या काम किया, 150 रुपए का कपड़ा लिया, 50 रुपए अपनी मेहनत के लिए उसको शर्ट बनाया और आगे शर्ट कितने को बेचा, 200 रुपए की। बहुत अच्छा आपको समझ में आया कि एक फार्मर था, फार्मर 50 रुपए के बीज लेकर आया, उसको बोया, कपास बनाया और 100 रुपए का कपास आगे बेच दिया। इसने कपास लिया, उसने उसको क्या बनाया, कपड़ा, 50 अपने जोड़े, 150 का बेच दिया। जिसने वेरी गुड कपड़ा खरीदा, उसने यह काम किया, उसको शर्ट बनाई, 50 अपने जोड़े और कितने रुपए का बेच दिया आगे शर्ट, 200 रुपए की। अब शर्ट आ गई दुकान वाले के पास 200 रुपए की। दुकान वाले ने 100 रुपए उसमें अपने ऐड किए और आगे कंज्यूमर को शर्ट कितने रुपए की बेच दी, 300 रुपए की। अब हम देखते हैं कि जब हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे, जब हम देश की राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू जोड़ी जाएगी। सबसे पहले देखिएगा 50 रुपए ये ऐड किए, 100 रुपए ये ऐड किए कपास वाले, 150 ये ऐड किए कपड़े वाले, 200 रुपए शर्ट एंड कंज्यूमर को पड़ी 300 रुपए की शर्ट। तो 50 और 100 150, 150 150 300, 300 और 200 500, 500 और 300 कितना हुआ, 800। यानी कि जिस शर्ट की वैल्यू सिर्फ 300 रुपए होनी चाहिए थी, उस शर्ट की वैल्यू कितनी हो रही है, वेरी गुड 800 रुपए। सर जी ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वो प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, यानी दोहरी गणना की समस्या। ये समस्या नहीं होती अगर हम राष्ट्रीय आय में केवल अगर हम राष्ट्रीय आय के अंदर सिर्फ अंतिम वस्तु का मूल्य ही जोड़ते। आप इस एग्जांपल को फिर से देखिए, यहां से लेकर ये जितना भी एरिया है ये सभी की सभी मध्यवर्ती वस्तु है और आखिर में कंज्यूमर ने 300 रुपए की शर्ट ली, ये कौन सी वस्तु है, अंतिम वस्तु है। इसलिए राष्ट्रीय आय को जब भी हम निकालते हैं तो उसमें सिर्फ अंतिम वस्तु का मूल्य ही जोड़ा जाता है, मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य नहीं जोड़ा जाता। क्यों नहीं जोड़ा जाता, इसलिए नहीं जोड़ा जाता क्योंकि मध्यवर्ती का मूल्य अगर जोड़ लेते हैं तो एक वैल्यू कई बार काउंट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। तो आपको दो चीजें मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, ठीक है। क्या क्या आपको समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि मध्यवर्ती वस्तु का उद्देश्य होता है उसको आगे बेचना यानी पुनः बिक्री, उसको किसी और चीज में बदलकर आगे बेचना यानी कि पुनः उत्पादन। अंतिम वस्तु कौन सी वस्तु होती है, अंतिम वस्तु वो वस्तु होती है जो या तो हम उपभोग करेंगे या तो हम उसको क्या है, निवेश करेंगे। तो ये क्लियर हुआ। और आपको क्या पता लगा, आपको ये पता लगा राष्ट्रीय आय जब हम निकालते हैं तो राष्ट्रीय आय के अंदर मध्यवर्ती वस्तु का जो मूल्य होता है उसे नहीं जोड़ते, लेकिन राष्ट्रीय आय के अंदर अंतिम वस्तु का मूल्य क्या है, जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दोहरी गणना की समस्या से बचा जाए। अब एक चीज को आपको और समझ के चलना है, जो हमारी अंतिम वस्तु होती है उससे हम उपभोग करेंगे तो हम कहलाएंगे उपभोक्ता। अगर उसको हम निवेश करेंगे अगर उसको हम निवेश करेंगे तो हम कहलाएंगे उत्पादक। यानी कि हमारी जो अंतिम वस्तु होती है वो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मध्यवर्ती वस्तु देखते हैं। अगर आप इसको आगे बेच रहे हैं तो भी आप उत्पादक हुए, अगर आप इसको किसी और चीज में कन्वर्ट करके आगे बेच रहे हैं तो भी आप क्या हुए, उत्पादक हुए। यानी कि मध्यवर्ती वस्तु हमेशा किसके हाथ में रहती है, उत्पादक के हाथ में रहती है। अब हम यहाँ पर इसके डिफरेंस को पढ़ने वाले हैं, बहुत आसान है और आपको आसानी से समझ में भी आएंगे। इसके डिफरेंस को पढ़ने के लिए आपको केवल एक सिटी का नाम याद रखना है। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर आपने इस ट्रिक को समझ लिया तो आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर कम से कम 3 नंबर, जो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 3 नंबर आपके पक्के हो गए। महाराष्ट्र की एक इंपॉर्टेंट सिटी है पुणे, यानी कि पुणे, PUNE। अगर आपने इतना भी याद रख लिया PUNE, ये आपको समझ में आ गया, PUNE पुणे, यानी कि डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो आप डिफरेंस बना लोगे। यहां पर आप समझिएगा PUNE यानी कि पुणे, P4 क्या होगा, पर्पस। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, उद्देश्य लिखना है, पर्पस लिखना है। तो आपको पता लगा कि मध्यवर्ती वस्तु जो होता है उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस होता है या तो वेरी गुड पुनः बिक्री या तो पुनः उत्पादन, और जो हमारी अंतिम वस्तु होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है या तो उपभोग करना या तो निवेश करना। सेकंड मैंने क्या बताया था, PUNE, P के बाद क्या आएगा, U का मतलब यूजर्स। तो आपको ये बात पता है, उपयोगकर्ता। मध्यवर्ती वस्तु जो होती है उसके उपयोगकर्ता कौन होते हैं, उसका उपयोगकर्ता होता है सिर्फ उत्पादक। लेकिन अंतिम वस्तु जो होती है उसका उपयोगकर्ता कौन होता है, उसका उपयोगकर्ता होता है उत्पादक भी होता
होता है, एन उपभोक्ता बी होता है। तो पी यू, उसके बाद है एन, एन का मतलब नेशनल इनकम। तो ये बात तो बहुत आसान है, आपको ये बताना है कि इसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो आपको पता लगा कि मध्यवर्ती वस्तु को राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल करते हैं, लेकिन मध्यवर्ती वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। पी यू एन ई का मतलब होगा एग्जाम्पल, जिसमें आपको कोई भी एग्जाम्पल बताना है। एक एग्जाम्पल आप बताएंगे मध्यवर्ती वस्तु का, एक एग्जाम्पल आप किसका बताएंगे, अंतिम वस्तु का। देखेंगे व्हाइट बोर्ड पे, मिठाई बनाने हेतु BMW द्वारा इस्तेमाल दूध। सर ये BMW क्या है? ये वो BMW नहीं है जो आप सोच रहे हैं। या BMW का मतलब है बिरजू मिठाई वाला। अगर मिठाई वाला दूध का इस्तेमाल कर रहा है तो वो मिठाई बनाएगा। तो कौन सी वस्तु हुई? ये हुई मध्यवर्ती वस्तु। विक्रेता द्वारा क्रय कार, यानी कि बेचने वाले ने, एक सेलर ने कार को खरीदा, तो कौन सी वस्तु हुई? ये हुई बच्चे मध्यवर्ती वस्तु। ये एग्जांपल लिया है मैंने आपके लिए पुनः उत्पादन का, रिप्रोडक्शन का, और ये एग्जांपल मैंने लिया आपके लिए लिया है पुनः बिक्री यानी कि रीसेल के लिए। और भी एग्जांपल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स है, फ्यूल्स है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहां पर एग्जांपल यदि हम देखें, परिवार द्वारा प्रयोग किया गया दूध। अगर कोई दूध एक परिवार इस्तेमाल कर रहा है तो वह अंतिम वस्तु है, क्योंकि उसको वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है? वेरी गुड, उपभोग के लिए। दूसरा, निवेश हेतु क्रय कार, यानी कि आपने कार खरीदी लेकिन उसका इस्तेमाल आपने कैसे किया? उसका इस्तेमाल किया आपने, आपका उद्देश्य क्या है? उसका इस्तेमाल किया आपने, वेरी गुड, उसका इस्तेमाल किया आपने पैसा कमाने के लिए। तो यहां पर आपको 4 पॉइंट दोनों के याद रखने हैं। एक बार फिर से देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु में अंतर बताइए, यानी कि डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो आपको क्या काम करना है? बेसिस एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको याद करना बहुत जरूरी है। आपको याद कैसे करना है? आपको एक नेम याद रखना है जो कि महाराष्ट्र की सिटी है पुणे, PUNE, जहां पर P फोर क्या होगा? पर्पस, U फोर क्या होगा? यूजर्स, N फोर क्या होगा? नेशनल इनकम, और E फोर क्या होगा? एग्जाम्पल। 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला है PUNE, P4 क्या है? पर्पस। तो आपको ध्यान रखना है इनका उद्देश्य पुनः बिक्री तथा पुनः उत्पादन होता है, यानी इसका उद्देश्य है या तो किसी चीज को आगे बेचना या तो उस चीज को किसी दूसरी चीज में परिवर्तित करके क्या है? आगे बेचना। ठीक है, बहुत अच्छा। आपको इस चीज को क्या ध्यान रखना है? इसका उद्देश्य पुनः बिक्री तथा पुनः उत्पादन होता है। वेरी गुड, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। एंड पर्पस दूसरा वाला, इनका उद्देश्य उपभोग तथा निवेश होता है, यानी आपने इसका इस्तेमाल क्यों किया है? आपने इसका इस्तेमाल किया है अगर आप परिवार है तो उपभोग के लिए, और अगर आप फर्म है तो क्यों इस्तेमाल किया है? इसको आगे बेचने के लिए। तो ध्यान रखना है दिस आर यूज्ड फॉर, ध्यान रखना है दिस आर यूज्ड फॉर रीसेल और रिप्रोडक्शन। एंड यहां पर क्या ध्यान रखेंगे? दिस आर यूज्ड फॉर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो 2 टॉपिक आपके लिए क्लियर है, लेकिन पहला पॉइंट में भी आपके लिए क्या है? क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको? यूजर्स ध्यान रखना है, मतलब कि मध्यवर्ती वस्तु को कौन इस्तेमाल करते हैं और अंतिम वस्तु को कौन इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा, इनका प्रयोग उत्पादकों द्वारा किया जाता है, यानी कि मध्यवर्ती वस्तु हमेशा किसके पास रहेगी? उत्पादक के लिए। इनका प्रयोग उत्पादक तथा उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, यानी कि मध्यवर्ती वस्तु जो होगी उसको इस्तेमाल उत्पादक भी कर सकता है और उपभोक्ता भी कर सकता है, यानी कि दिस आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर एंड दिस आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ये आपके 2 पॉइंट क्या है? कंप्लीट है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? नेशनल इनकम। सबसे आसान है जो मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम के अंदर मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। और हाँ, राष्ट्रीय आय के अंदर अंतिम वस्तु को शामिल किया जाता है। एक चीज आपको ध्यान रखना। तो ये हमारे पॉइंट्स क्या है? क्लियर हो जाएंगे। एंड अगला हमारा क्या है? एग्जाम्पल्स है। तो एग्जाम्पल में आपको पता है मैंने आपको पहले ही क्या है? समझा दिए हैं। तो टॉपिक हमारे लिए मे भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला, इनका उद्देश्य पुनः बिक्री तथा पुनः उत्पादन है। ठीक है, दिस आर यूज्ड फॉर रीसेल और रिप्रोडक्शन। इधर क्या होगा हमारा? इनका उद्देश्य उपभोग तथा निवेश करना होता है। दिस आर यूज्ड फॉर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। सेकंड पॉइंट कौन सा है? यू, यानी कि यूजर्स।
इनका प्रयोग उत्पादकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग उत्पादकों द्वारा किया जाता है। दिस आर यूज बाय प्रोड्यूसर। तो यहां पर क्या है, इनका प्रयोग उत्पादक तथा उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, यानी दिस आर यूज बाय प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। वेरी गुड। अगला कौन सा है, नेशनल इनकम। तो यहां पर क्या है, इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। दिस आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और यहां पर क्या है, इनको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। दिस आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो 3 पॉइंट क्लियर है। एंड फोर्थ हमें क्या लेके चलने हैं, एग्जाम्पल्स लेके चलने हैं। तो 4 पॉइंट हमारे हो जाएंगे। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक मैंने आपको जो समझाया वो काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको अंतर बताना है मध्यवर्ती वस्तु में और अंतिम वस्तु में। ये एग्जांपल्स है जिसको आप समझने के लिए यूज कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है सक्सेस पॉइंट हब ऑफ नॉलेज, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। साथ ही साथ इस टॉपिक के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, इस टॉपिक के नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं। आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज करना है, आपका नेम, आपका क्लास एंड टॉपिक एंड साथ साथ आपका मीडियम। मैं आपको पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा नाम है संजय राजपूत। मेरा मोबाइल नंबर है 9990525130। ठीक है, व्हाट्सएप फॉर फ्री पीडीएफ नोट्स। ठीक है, तो यहां तक आपको पढ़ना है। एंड अगली वीडियो मेरी जल्दी आएगी इसके आगे टॉपिक्स लिए। जब तक के लिए सो टिल जय हिंद जय भारत। घर में रहे, ठीक है, सेफ रहे।